हेलो स्टूडेंट, देखिए मैकेनिक्स के पिछले लेक्चर में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक पहुंच गए थे। एंगुलर मोमेंटम जो डिफाइन किया हम लोगों ने बॉडी का, वो निकल करके आया है जे नॉट इक्वल टू ओमेगा समेसन ऑफ एम आर स्क्वायर। ये जो आई है वैल्यू आपकी, ये है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस ए बी। ठीक है, जो एक्सिस ए बी है इसके अबाउट में एंगुलर मोमेंटम निकल करके आया है इस पूरी होल बॉडी का। ठीक है, अगर कोई रिजिड बॉडी किसी भी एक्सिस के अराउंड में रोटेट कर रही है तब क्या होगा, देखो वहां पर रोटेशनल मोमेंटम जो होता है वो होता है एंगुलर मोमेंटम, और जो बॉडी का मास है वो मास आपका रिप्लेस हो जाता है किससे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। ठीक है, जैसे आपका सिंपल जो होता है लीनियर मोमेंटम P क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, यही होता है। उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम भी डिफाइन किया जाता है। ये लीनियर मोमेंटम जब कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है, यानी उसकी पोजीशन बदल रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन लगातार बदल रही है। जैसे यहां पर कोई पार्टिकल है, आफ्टर टाइम t किसी अनदर पोजीशन पर पहुंच जाए, तब इसमें लीनियर मोमेंटम वर्क करेगा इस बॉडी के लिए। लेकिन अगर ये कोई बॉडी अपने ही पोजीशन पर, जिस पोजीशन पर है उस पर फिक्स होकर के केवल रोटेट करे, ठीक है, और रोटेट करेगी किसके अबाउट, किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करेगी तो वहां पे जो मोमेंटम होगा इसका वो रोटेशनल मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम आएगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जो है आपका, देखिए किसके बराबर होगा, सिंपल एंगुलर मोमेंटम जो है आपका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंटू समेशन ऑफ एम आर नॉट स्क्वायर। ये जो वैल्यू आई है इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको डिनोट किससे करेंगे, आई से। ठीक है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, अगर आप कंपैरिजन करेंगे लीनियर मोमेंटम से, तो मास के प्लेस पर लिखा गया और ये वेलोसिटी है लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। ये कंपैरिजन होता है इनके बीच में। ठीक है, इसके बारे में देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग किसी बॉडी का, वो क्या होगा देखो। इसके आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। क्या लिखा है, हेयर द क्वांटिटी समेशन एम आर नॉट स्क्वायर इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द रोटेशनल एक्सिस ए बी। इट इज डिनोटेड बाई, देखिए इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर आई। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। एंड एक्सप्रेस्ड by the equation I equal to summation m r naught square। ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे या कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन की मदद से। इसको डाल दीजिए आप इक्वेशन नंबर, देखिए पिछले में कौन सी इक्वेशन थी, 2, ये इक्वेशन नंबर 3 डाल दीजिए। ठीक है, देखिए इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। इसका हम लोग अगर एक्सपेंशन करें, एक्सपेंशन अगर करिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। जितने भी पार्टिकल्स होंगे इस रिजिड बॉडी के अंदर, देखिए जो आपकी रिजिड बॉडी है इसमें जितने पार्टिकल्स होंगे सभी पार्टिकल्स से हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। उस डिस्टेंस को यहाँ पे हम लोग ने डिनोट किया है किससे, R1 R2 R3 डॉट डॉट, इस तरह से। अगर कोई पार्टिकल m1 मास का है उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस पे आई है वो R1, और अगर m2 मास का उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई उसको R2 से डिनोट किया है। तो हर एक पार्टिकल का मास और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सबको समेशन करेंगे यानी सम अप करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है एक्सिस, किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट आई हुई है, यानी अगर हमने एक्सिस बदल दी रोटेशनल एक्सिस तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाएगा।
इसी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल स्केलर क्वांटिटी होने की बजाय टेंसर क्वांटिटी होती है। ठीक है, टेंसर क्वांटिटीज क्या होती हैं अभी हम आगे बताएंगे। ठीक है, दो क्वांटिटी आपने पढ़ी हुई है, स्केलर और वेक्टर। तीसरी क्वांटिटी आ रही है टेंसर क्वांटिटी, यानी अलग अलग डायरेक्शन में इसकी वैल्यू कुछ अलग अलग आ रही है। ठीक है, यही फर्क है इसमें। और सेम बॉडी के लिए, उसी बॉडी के लिए अलग अलग एक्सिस के अबाउट रोटेशन लीजिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आएगा। ठीक है, हेंस इसके बारे में लिखिए, हेंस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हेंस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया hence the moment of inertia of a body about an axis is defined as the sum of the product of the masses of different particles sum of the product of the masses of different particles supposed to be constituting यानी उस रिजिड बॉडी के अंदर कंटेन है। ठीक है, सपोज टू बी कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी, ये जो इंफॉर्मेशन लिखी गई है ये इस पार्टिकल के बारे में है। ठीक है, हेंस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द डिफरेंट पार्टिकल्स। ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, सपोज टू बी कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी, यानी यही पार्टिकल्स मिलकर उस पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी एंड द स्क्वायर, प्रोडक्ट किसका किसका है, मासेस का, एंड द स्क्वायर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस, ध्यान दीजिएगा, यानी हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल की अपनी अपनी अलग अलग डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, द एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए पीछे हमने यूनिट की चर्चा कहीं किसी की नहीं की है, किसी भी क्वांटिटी की, तो आप सबकी यूनिट देख लीजिएगा, लीनियर मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम की, या सिंपल जो वर्क था, फोर्स था, वो सब जान रहे हैं। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए एसआई यूनिट इसकी कितनी होती है, मास की यूनिट होती है एसआई, किलोग्राम, और डिस्टेंस की मीटर, डिस्टेंस का स्क्वायर है यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये हो गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एसआई यूनिट, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नाउ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी विल बी, जो रिजिड बॉडी है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जे नॉट आई इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा। जो आपकी रिजिड बॉडी थी सिंपल, ये हो जाएगा आई इंटू ओमेगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। आर इन द वेक्टर फॉर्म, देखिए ये सिंपल मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, जे नॉट इक्वल टू आई इंटू वेक्टर ओमेगा। यहां से देखने पे लग रहा है जे नॉट, एंगुलर मोमेंटम और ओमेगा सेम डायरेक्शन में होंगे, दिख रहा है ना, ये चीज यहां पे दिख रही है। और जे नॉट जो आई थी क्वांटिटी,
वो यहाँ पे जो निकाली गई है जे नॉट, देखिए पिछले केस में इसी डायरेक्शन में निकाली गई है, जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी थी उसी डायरेक्शन में हमने देयर द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड में, जिस एक्सिस के अराउंड में रोटेशन हो रहा उसी डायरेक्शन में हमने एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया था। ठीक है, जे नॉट से जो मैग्नीट्यूड आया था, अगर उसको डायरेक्शन या वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसको इसी तरह से लिखेंगे, वेक्टर जे नॉट इक्वल टू आई इंटू वेक्टर ओमेगा। ठीक है, ये डायरेक्शन जो होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये पार्ट जो लिया गया एंगुलर मोमेंटम का उसी डायरेक्शन में लिया गया, एक्सिस के ही डायरेक्शन में। ठीक है, यहां तक चर्चा हो गई हमारी। अब देखिए इसके आगे जो एक क्वांटिटी डिफाइन होती है वो क्या है, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, देखिए सिंपल, इसके आगे एक क्वांटिटी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, टॉर्क। टॉर्क होता क्या है, टॉर्क अबाउट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द, जो टॉर्क होता है वो कैसे डिफाइन होता है, देखिए यहां पे ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी और जे नॉट जो है एंगुलर मोमेंटम, ये कब एक ही डायरेक्शन में होंगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम उसी डायरेक्शन में कब होगा, तब जब ये स्फेरिकल बॉडी हो, किसी बॉडी का शेप स्फेयर की तरह हो, कुछ इस तरह से। ठीक है, ऐसे कुछ इस तरह से बॉडी हो और ये रोटेट कर रही हो किसके अबाउट में, एक एक्सिस हो उसके अबाउट में ये बॉडी रोटेट कर रही हो, तो क्या होगा कि जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन आपकी जे की भी होगी, जे नॉट की भी होगी। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, देखो क्योंकि जो हमने टोटल एंगुलर मोमेंटम निकाला हुआ है जेपी आर डॉट ओमेगा, वेक्टर आर और वेक्टर ओमेगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ये वो क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, तो जे आएगा जो वो केवल वेक्टर ओमेगा आएगा यहाँ पे, तो ये डायरेक्शन दोनों की सेम होगी, तो ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो हमने निकाला हुआ है। ठीक है, क्या निकाला हुआ है, ये क्वांटिटी, इस डायरेक्शन में जो क्वांटिटी निकाली हुई है यहाँ पे ये क्वांटिटी वेक्टर आर वाली वो अपने आप जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये पार्ट ही पूरा जीरो हो जाएगा, वेक्टर आर जो है वो ओमेगा से परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसका कोई भी पार्ट ओमेगा की डायरेक्शन में आएगा ही नहीं। जब वेक्टर आर का कोई भी पार्ट ओमेगा की डायरेक्शन में नहीं आएगा तो वो क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, बचेगा केवल ओमेगा की डायरेक्शन बचेगी इस इक्वेशन से। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन जो लिखी गई है वेक्टर आर को हमने ओमेगा की डायरेक्शन में आर कॉस थीटा कुछ इस तरह से वेक्टर आर को लिखा हुआ, ये प्रोजेक्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि आर और ओमेगा अगर परपेंडिकुलर हो गए तो इसका उस पर प्रोजेक्शन जीरो हो जाएगा, आर cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, ये पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा, बचेगा केवल ओमेगा का पार्ट, ये वाला। ठीक है, ऊपर से लिखना चाहें अगर तो यही पार्ट बचेगा, या सिंपल इस इक्वेशन से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, आर डॉट ओमेगा जीरो हो जाएगा, बचेगा केवल ओमेगा का पोर्शन, और जो एंगुलर वेलोसिटी का जो पोर्शन बचेगा वही क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। इसका मतलब समझ लीजिएगा कि हमेशा एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे, ये केवल स्फेरिकल बॉडी के लिए होंगे, एक फिक्स शेप होगा अगर उस बॉडी का, यानी एक परफेक्ट स्फेयर, और परफेक्ट स्फेयर के कोई भी बॉडी परफेक्ट स्फेयर नहीं होती है। ठीक है, यानी आइडियल कंडीशन जो ली गई है यहाँ पे वो हमेशा नहीं मिलेगी आपको, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग टॉर्क पर। देखिए टॉर्क आपका कैसे डिफाइन होता है, किसी भी बॉडी का टॉर्क कैसे डिफाइन करें हम लोग, टॉर्क उसी बॉडी का डिफाइन होगा जो बॉडी रोटेट करेगी तभी टॉर्क आएगा। ठीक है, टॉर्क की कंडीशन क्या है, जैसे वेलोसिटी आपने देखी होगी ना, लीनियर मोमेंटम जो था उसको हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे थे, वो फोर्स के बराबर आता है। न्यूटन सेकंड लॉ जो कहता है कि मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग चेंज कराएं अगर तो फोर्स आता है। किसी बॉडी का अगर मोमेंटम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है इसका मतलब उस बॉडी पर कुछ फोर्स लग रहा है, उसका अमाउंट जो होता है एफ वो होता है dp बाई dt। ये कंपैरिजन इसलिए बार बार कर रहे हैं क्योंकि मोमेंटम को आपने बार बार पढ़ा, लीनियर मोमेंटम को, उससे कंपेयर करने में आसानी होगी समझने में इसको। टॉर्क क्या होता है, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है और उसका एंगुलर मोमेंटम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो जो टॉर्क होता है उसको ये टाउ, ये नोटेशन जो देख रहे हैं
ये अपोजिट टू द टी है, ठीक है। ये डिफाइन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी रोटेटिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो उस बॉडी पर कुछ ना कुछ टॉर्क लगेगा। ये टॉर्क एक्सटर्नल फोर्स की तरह होता है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन सेम होती है, जिस तरह से फोर्स और लिनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये इस बॉडी पर लगने वाला टॉर्क हो जाएगा। इसके बारे में अगर कुछ लिखना हो तो देखिए क्या लिख सकते हैं। देखिए इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं। टॉर्क अबाउट ए पॉइंट is defined as the rate of change of angular momentum। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, यानी जो मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी गई है वहीं से हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी टॉर्क जो है वो पॉइंट डिपेंडेंट है, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी बॉडी का हमने टॉर्क लिया है, ठीक है। टॉर्क अबाउट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। दैट इज ये इक्वेशन, इसके बाद आप लिखिएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को कुछ नाम दे दें हम लोग। इक्वेशन नंबर 4 ले लीजिए, ठीक है। दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर रोटेटिंग बॉडी। ये जो टॉर्क है इसको बोलेंगे जनरल इक्वेशन। हियर इक्वेशन 4 is called general equation of a rotating body। यानी कोई बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो इक्वेशन 4 की मदद से, अगर इक्वेशन 4 जो डिफरेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है अगर ये मिल जाए हमें, तो उस बॉडी के हर एक पार्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, उसकी रोटेशनल एक्सिस, हर एक टूल्स के बारे में बता सकते हैं, हर एक एलिमेंट के बारे में बता सकते हैं उस बॉडी के, ठीक है। उसका मास कितना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ये इक्वेशन पूरी बॉडी को डिफाइन करेगा। पर आपके कोर्स में इसको सॉल्व करके बॉडी के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए नहीं है, बस केवल जानने के लिए टॉर्क होता क्या है, ठीक है। यहीं तक है, पर आगे अगर जरूरत पड़ेगी हायर क्लासेस में फिजिक्स की, इसकी जरूरत पड़ेगी इक्वेशन ऑफ रोटेशन की, ठीक है। अब देखिए आपका एक नई क्वांटिटी जो शुरू हो रही है वो क्या है। इसी टॉर्क को थोड़ा सा और आगे डिफाइन कर दें। हियर बाय इक्वेशन 4 टॉर्क क्या आया है, dj बाई dt। एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके बराबर है, I इंटू ओमेगा के, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं बदलता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो I बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा d ओमेगा बाई dt। और एंगुलर वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन एंगुलर एक्सीलरेशन होता है। जैसे लिनियर वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन लिनियर एक्सीलरेशन, उसी तरह से ये एंगुलर एक्सीलरेशन कहलाता है। इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। एंगुलर एक्सीलरेशन, डायरेक्शन देखिए वही डायरेक्शन है जो इसकी होगी एंगुलर वेलोसिटी की, और किस बॉडी की होगी, रोटेटिंग बॉडी। अगर बॉडी रोटेट ही नहीं करेगी तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी 0,
और अल्फा भी 0 हो जाएगा। एक्सीलरेशन ऑफ द रोटेटिंग बॉडी। ठीक है, ये टॉर्क कुछ इस तरह से डिफाइन होकर के आया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक और डिफिनीशन यहां से लिखी जा सकती है। देखो, अगर एंगुलर एक्सीलरेशन किसी बॉडी का यूनिट हो जाए, यानी सिंगल वैल्यू आए 1, तब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उस बॉडी का टॉर्क के बराबर हो जाएगा। ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हियर इन द स्केलर फॉर्म टॉर्क टाउ जो है वो किसके बराबर होगा, आई इंटू अल्फा के बराबर, केवल मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें। ठीक है, इफ अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा अगर यूनिट हो जाए 1 हो जाए, देन जो टाउ होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के बराबर। तो इसकी एक डिफिनीशन लिखिए, क्या आएगी, 10 द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कंडीशनल डिफिनीशन है, मैथमेटिकल के साथ एक कंडीशन भी लग रही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी moment of inertia of a body about an axis is equal to the torque producing unit angular acceleration, यानी ऐसा टॉर्क जो यूनिट एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, यूनिट एंगुलर एक्सीलरेशन, वो टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी के रोटेशन पर डिपेंड नहीं करेगी, कितने एंगुलर वेलोसिटी से या कितने एंगुलर एक्सीलरेशन से बॉडी रोटेट कर रही है, उसके रिस्पेक्ट में केवल टॉर्क चेंज होगा। आई जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी होगी किसी भी एक्सिस के अबाउट। ठीक है, ये नहीं बदलेगी, ये अल्फा बढ़ेगा तो टाउ भी बढ़ेगा उसी रेशियो में, और अगर अल्फा घटेगा तो उसी रेशियो में टाउ जो टॉर्क है वो घटेगा। ठीक है, ये आपकी एक और डिफिनीशन है जिसको मैथमेटिकल कंडीशनल डिफिनीशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हियर एक और कंडीशन देखो लिखी जा सकती है यहां से, क्वेश्चन नंबर 4 से, जैसे वहां पे लिखी जाती थी कि अगर आपका फोर्स जो है वो 0 हो जाए तो मोमेंटम क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। उसी तरह से यहां पे भी लिखा जाए, अगर टॉर्क 0 हो जाए तो एंगुलर एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इफ एक्सटर्नल टॉर्क if external torque tau is equal to 0 for a body, then its angular momentum J is equal to I ओमेगा is equal to constant। ये किस इक्वेशन से आप लिख सकते हैं, देखिए इस इक्वेशन से लिख सकते हैं, पिछली इक्वेशन, टाउ इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डीजे बाई डी टी कब 0 होगा, जब एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपका कांस्टेंट हो। ठीक है, तभी डिफरेंशिएशन 0 होगा, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम चेंज ना हो। ठीक है, जब चेंज होगा तब टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और जब चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, तो टॉर्क 0 आएगा। यही बात कही जा रही है। अब यहाँ पे एक और डिफिनीशन आती है, देखिए रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है। कोई बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो उसका रेडियस ऑफ जाइरेशन कैसे डिफाइन करेंगे। आप जानते हैं यूनिवर्स में हर एक बॉडी रोटेट करती है, तो उसका अपना खुद का रेडियस ऑफ जाइरेशन होगा हर एक बॉडी का।
वो क्या होगा, एक्सिस के अबाउट में रोटेट करती है किसी फिक्स, एक्सिस नहीं बदलती है। अर्थ जो हमारी है उसकी एक्सिस जिसके अबाउट रोटेट करती है वो नहीं बदलती है, वो फिक्स रहती है, ठीक है। अर्थ के सेंस में उसकी पोजीशन तो बदलती है, क्योंकि रोटेशन के साथ साथ ट्रांसलेशन मोशन भी करती है अर्थ, दोनों मोशन एक साथ होते हैं। देखिए वॉट एवर मे बी शेप ऑफ द बॉडी, whatever may be shape of the body, यानी बॉडी का शेप कुछ भी हो, whatever may be the shape of the body, it is always possible to find out, it is always possible to find a distance, it is always possible to find the distance from the axis of rotation, from the axis of rotation, from the axis of rotation at which whole mass of the body at which whole mass of the body could be assumed to be concentrated, could be assumed to be concentrated, and even then its moment of inertia about that axis remains unchanged, remains constant कहें या unchanged कहें। For this if the whole mass of body, if the whole mass, जिसको हम ले रहे हैं कैपिटल M, of a body supposed to be concentrated at a distance k, ये डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, at a distance k from the axis of rotation, then clearly I इक्वल टू कैपिटल M के स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ M R स्क्वायर के। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, रेडियस ऑफ जाइरेशन की डिफिनीशन कैसे दिखेंगे उसके पहले थोड़ी सी रेफरेंस है पीछे की, थोड़ी सी इन्फरेंस क्या क्या कही जा रही है। Whatever may be the shape of the body, it is always possible to find a distance from the axis of rotation at which whole mass of the body could be assumed to be concentrated। यानी किसी भी बॉडी का कुछ भी शेप हो, हम लोग हमेशा रोटेशनल एक्सिस से एक ऐसी डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे डिफरेंट शेप की बॉडी है कोई, ये एक्सिस हो गई, यहां से हम लोग एक डिस्टेंस पर एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं जहां पर इस होल मास ऑफ द बॉडी को इसी पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हम मान ले,
उसको पूरा कैपिटल एम मास दे दें और ये डिस्टेंस मान लें के है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट लाइक पार्टिकल का जिसका मास कैपिटल एम है, ये अगर रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू के स्क्वायर होगा इस एक्सिस के अबाउट, और यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल बॉडी का होगा। ठीक है, ये अगर बराबर है तब क्या होगा, इस कंडीशन पर देखिए के यहां से निकालिए, के क्या आएगा, यहां से के आ जाएगा अंडर रूट आई बाई कैपिटल एम, या अंडर रूट आई की वैल्यू लिखिए समेशन एम आर स्क्वायर बाई कैपिटल एम। ये जो के डिस्टेंस आई है, इसी की के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ जाइरेशन बोलते हैं। यानी किसी भी बॉडी में जो रोटेट कर रही है, हमें उस एक्सिस के अबाउट एक ऐसी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो जहां पर होल बॉडी का मास हम लोग कंसंट्रेटेड मान लें एक सिंगल पॉइंट पर, और वो रोटेट करे, उसकी वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट हो, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो जाए, वो डिस्टेंस रेडियस ऑफ जाइरेशन कहलाती है। ठीक है, दिस क्वांटिटी के इज कॉल्ड, दिस क्वांटिटी के इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ द बॉडी, रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसको हम लोग रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ द बॉडी बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये फिक्स नहीं होता ये भी, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स नहीं है, तो ये भी फिक्स नहीं है। अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन के एक्सिस के साथ साथ ये भी बदलेगा, उसी के अराउंड में जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही बॉडी उसके अराउंड में ये अलग अलग होगा। ठीक है, 10, अब इसके बारे में अगर लिखना हो आपको, इसकी डेफिनेशन लिखनी हो रेडियस ऑफ जाइरेशन की, 10 द रेडियस ऑफ जाइरेशन, फर्स्ट ईयर में आपके रेक्टेंगुलर लैमिना कंपाउंड पेंडुलम इस तरह से ढेर सारे रोटेटिंग बॉडी के हैं प्रैक्टिकल्स, वहां पे ये सब पूछा जाता है। वहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, रोटेशनल एक्सिस क्या है, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन करेंगे, ये सब चीजें पूछेंगे। रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होती है, लैमिना क्या होता है, सिंपल जो रेक्टेंगुलर लैमिना आपके है वहां पे, लैमिना ऐसी बॉडी होती है, ऐसा शेप होता है जिसमें लेंथ और विड्थ जो होगी बॉडी की, वो क्या होगी, देखिए लेंथ और विड्थ वो तो दिखेगी, पर इसकी जो थिकनेस होगी, मोटाई जो होगी, वो इसकी कंपैरिजन में, लेंथ और विड्थ के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, कम क्या, काफी कम होगी। यानी कोई पतली सी सीट, उसको लैमिना बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें लेंथ और विड्थ या एरिया उसका ठीक ठाक दिखे, पर उसकी वजह से जो वॉल्यूम बन रहा हो वो बहुत ही कम हो। ठीक है, यानी इसकी मोटाई जो हो, इसकी जो थिकनेस हो वो कम हो, उसी बॉडी को लैमिना बोलते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से लेंथ और विड्थ तो दिखे पर इसकी जो मोटाई है वो बहुत कम हो। ठीक है, यानी लंबाई और चौड़ाई तो हो पर मोटाई उसकी कम हो, थिकनेस उसकी कम हो। ठीक है, तो ऐसे शेप को लैमिना बोलते हैं। ये पूछा जाता है कई बार, वाइवा में टीचर पूछते हैं इसको, जो बच्चे किए होंगे प्रैक्टिकल वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, 10 द रेडियस ऑफ जाइरेशन, 10 द रेडियस ऑफ जाइरेशन, 10 द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए बॉडी रोटेटिंग, 10 द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए बॉडी रोटेटिंग अबाउट, ये जो कॉमा लगता है इसके आगे का जो लिखा जाता है इसका मीनिंग मतलब होता है उस बॉडी के बारे में कुछ है। ठीक है, इंफॉर्मेशन, रोटेटिंग अबाउट गिवन एक्सिस, ये हमें पता होनी चाहिए एक्सिस कौन सी है तभी। रोटेटिंग अबाउट अ गिवन एक्सिस is equal to the distance from the axis of rotation
डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन distance from axis of rotation the square of which when comma है when multiplied by the total mass of the body comma will give the moment of inertia। ध्यान से इस डिफिनीशन को देखिए किस तरह से लिखी गई है, थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी लिखी गई है। अगर हम अपने वर्ड में, बुक से हमने लिखा, अगर अपने वर्ड में लिखते हैं इसको सिंपली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विल गिव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हमने बार बार समझाया कह करके वही बात लिखी गई है घुमा करके थोड़ी सी। विल गिव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट दैट एक्सिस, उसी एक्सिस के अबाउट, ध्यान दीजिएगा, अबाउट दैट एक्सिस, कोई दूसरा एक्सिस नहीं हो, क्योंकि एक्सिस बदलते ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगी। पर देखिए मास तो नहीं बदलता किसी बॉडी का, इसलिए मास स्केलर होता है, पर ये बदल रही है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसको आपके सिलेबस में नाम लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर। उसके पीछे की ये इन्फॉर्मेशन से सारी हमें बतानी पड़ रही है क्या क्या है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी देखो 2 पॉइंट पे डिपेंड करेगी, किस पे, मास ऑफ द बॉडी और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स मास अबाउट द गिवन एक्सिस। किसी एक्सिस के अबाउट में इसका मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है उस पर। जैसे कोई डिफरेंट शेप की बॉडी है, ऐसे देखो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बन गया कि थोड़ा सा हम बनाएं जाना पहचाना, या कहें रैंडम शेप ही बनाएं पर ठीक ठाक बनाएं। ऐसे कोई बॉडी है, इसका किसी एक्सिस के अबाउट में अगर रोटेशन देखना हुआ, मान ले ये कोई एक्सिस है जिसके अबाउट में ये बॉडी रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ये एंगुलर वेलोसिटी से अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो इस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। रोटेट ना भी करे तब भी किसी एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप डिफाइन कर सकते हैं, पर अगर उसका यूज करना होगा तो कहां पे यूज होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब बॉडी रोटेट करेगी तभी उसका यूज आएगा। निकालना तो निकाल सकते हैं आप। ये किस पे डिपेंड करेगा, होल मास ऑफ द बॉडी इस पर डिपेंड करेगा, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इस एक्सिस के डिस्टेंस अबाउट किस डिस्टेंस पर ये डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल का। देखो सेम मास की बॉडी हो और डेंसर बॉडी हो, यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही कंसंट्रेट हो डेंस हो, ऐसे हो, और कोई बॉडी हो मास सेम हो और उसका शेप अधिक हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आपका वो उस बॉडी का अधिक हो जाएगा। मास ऐसा कुछ नहीं होता, मास तो दोनों का फिक्स है, कैपिटल एम मास इस बॉडी का भी है और इस बॉडी का भी है, पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का जो स्मॉल शेप की है या स्मॉल साइज की है वो डिफरेंट होगा, इसका डिफरेंट होगा। उसी एक्सिस के अबाउट एक सेम एक्सिस अगर बनाए हम लोग यहाँ पे, जो इसके सिमेट्रिकल हो, ये पार्ट दोनों इक्वल अराउंड में डिवाइडेड हो, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो डिफरेंट होगा इन दोनों बॉडी का। यही रीजन है, आप किसी भी व्हील पर बैठ जाइए जो रोटेट कर रही हो, और उस व्हील पर बैठ करके अपने हाथ पांव सिकोड़ लीजिए, वो सिकोड़ लेंगे तो देखिए आप J=I ओमेगा पढ़े हैं, ठीक है। कोई व्हील है जो रोटेट कर रहा है उस पर आप बैठ जाइए और अपने आप को पूरी तरह से सिकोड़ लीजिए, यानी अपने आप को मिनिमाइज कर लीजिए, अपने पूरे शेप को स्मॉल पोर्शन में ले लीजिए, हाथ पैर को एकदम एक साथ बैठ जाइए, जैसे ठंडी लग रही हो आपको, उस मुद्रा में बैठ जाइए। तो होगा क्या, देखो वो जो रोटेशन होगा एंगुलर वेलोसिटी जो होगी, उसकी रोटेशनल वेलोसिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी,
क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है उस बॉडी का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि वो अदर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा, जिस फोर्स से वो बॉडी रोटेट कर रही है उसी से रोटेट करेगी, उसी फोर्स से। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जे तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये जे कैसे बदलेगा, जब उस बॉडी को एक्सटर्नल टॉर्क देंगे हम अधिक, तब तो ये बदलेगा। उसमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं दे रहे हैं, एक्सटर्नल कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं देगा, जितने फोर्स से इनिशियली वो रोटेट कर रही थी उसी से है। आप बैठे उस पर, जिस फोर्स से रोटेट कर रही, आप अपने बॉडी के शेप को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कराइए या डिफरेंट बनाइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करिए, देखिए एंगुलर वेलोसिटी बदलेगी। ओमेगा जैसे जैसे बढ़ेगा, यानी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे जैसे कम करेंगे, ओमेगा की क्वांटिटी वैसे वैसे बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर आप अपने हाथ पैर दोनों को फैला लीजिए और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर जाए, तो बॉडी जो होगी उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, यानी जो रोटेशन होगा वो स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट अक्सर दिखाया जाता है यूट्यूब वगैरह पे, ठीक सर, यूट्यूब वगैरह पे ये एक्सपेरिमेंट दिखाया जाता है आपको, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। कोई बच्चा बैठा हो, वो रोटेशनल व्हील पर, या कोई डिफरेंट शेप का आप रखें स्ट्रक्चर, तो उसके अबाउट में किस तरह से एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से आपकी दो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, कौन कौन सी, एक तो होल मास ऑफ द बॉडी और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास अबाउट ए गिवन एक्सिस। इन दोनों क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक्सिस को हम फिक्स रख लें, एक और चीज यहाँ पे देखी जाए, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हाफ ऑफ पोर्शन ऑफ द बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे ये बॉडी है, मान लेते हैं इस पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और इस पार्ट का I2 है, ठीक है। इस बॉडी को एक्सिस के अबाउट दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए आप, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे कट आउट कर दीजिए। तो इस पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लें I1 है, इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस होल बॉडी का I होगा, एक्सिस अगर सेम है तो वो I1 प्लस I2 होगा। ये क्वालिटी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, ध्यान दीजिएगा। जैसे मास को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो m1 और m2 को ऐड करें तो वही मास टोटल आएगा बॉडी का, उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिवाइड हो जाएगा, पर एक्सिस सेम होनी चाहिए, रोटेशनल एक्सिस जो है वो सेम होनी चाहिए। तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है, उसी एक्सिस के अबाउट में। ये एक्सटर्नल जानकारी है, प्रॉपर्टी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेकर के, कभी पूछी तो नहीं जाती है, पर आपको जानना चाहिए। ये बातें जानेंगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा आपको फिजिक्स में और समझने में भी, क्योंकि इन सब का यूज होगा जगह जगह पर। क्योंकि ये जो फिजिक्स है बीएससी फर्स्ट ईयर की, ये पूरी की पूरी इंट्रोडक्टरी फिजिक्स है, ठीक है। इसमें इंट्रोडक्शन ही है सब चीज़ों का, जितनी भी पार्ट आप पढ़ेंगे। थर्मल अभी शुरू करेंगे हम इसको, थर्मल अभी स्टार्ट नहीं हुआ आपका, अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स या थर्मल जितने भी पोर्शंस हैं उन सब में इंट्रोडक्शंस है फिजिक्स के, ठीक है, इंट्रोडक्टरी टूल्स हैं, इनको जानना जरूरी है। वो बच्चे जो फिजिक्स को हायर क्लासेस में पढ़ना चाहेंगे, आगे पढ़ेंगे, उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों को समझना। अगर समझे रहेंगे तो आसान होगा, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं, बीच बीच में हमने ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन का कंपेरिजन बार बार किया है, ठीक है। वो कंपेरिजन आप एक चार्ट है उसको बना सकते हैं, ठीक है। कंपेरिजन बिटवीन ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, कंपेरिजन बिटवीन ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन कोई बॉडी अगर ट्रांसलेशनल मोशन कर रही हो या रोटेशनल मोशन कर रही हो तो क्या क्या अंतर होता है उनमें। दो पार्ट में, एक को ट्रांसलेशनल एक को रोटेशनल नाम दिया। पहला जो कंपैरिजन होगा, देखो पहली बात आएगी डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर डिफाइन होगा। कोई बॉडी मान लो इस पोजीशन से इस पोजीशन पर चली गई, यहाँ पर पोजीशन इसका वेक्टर r1 था किसी ओरिजिन O के अबाउट, यहाँ पे अगर r2 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वेक्टर r2। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d जो है वो क्या कहलाएगा, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। ये होगा इसमें कंपैरिजन,
ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब खुद अच्छे से लिखिएगा, यहां पे क्या होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और वो क्या होगा केवल थीटा होगा, यानी बॉडी जो होगी वो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, तो उस एक्सिस के अराउंड में जो बॉडी का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से रोटेट करके आएगा, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में चली गई, तो एंगल केवल बदलेगा थीटा का, ठीक है। किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट में अगर बॉडी कोई रोटेट कर रही है तो कुछ इस तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा यहां पे, ठीक है। वेलोसिटी जो होगी वो इसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां पे एस मान लो इसको, तो ज्यादा अच्छा है। इसको वेक्टर एस मानो। वेलोसिटी जो होगी इसकी ds बाई डी टी कहलाएगी। यहां पे एंगुलर वेलोसिटी के होगी वही क्वांटिटी, उसको ओमेगा बोलेंगे, डी थीटा बाई डी टी कहेंगे, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन होगी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है उस एक्सिस की डायरेक्शन में होगी, यही अंतर है, ठीक है। एक्सीलरेशन यहाँ पे वेक्टर ए है, dv बाई डी टी इसको कहेंगे, इसकी भी डायरेक्शन वही है। यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन होगा, इसको बोलेंगे अल्फा, और इसको डी ओमेगा बाई डी टी बोलेंगे, ठीक है। ये नाम दिया हमने। इक्वेशन ऑफ मोशन आप एग्जैक्टली जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन इसकी होती है, कैसा, पहली मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम। दूसरी इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कोई बॉडी अगर इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट करे और टाइम t के बाद इस पर एक्सीलरेशन a एक्ट करे तो डिस्टेंस कितनी होगी ये हो जाएगी। और तीसरी ये कुछ इस तरह से 2as, ऐसे ही ओमेगा है, यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा 2 और ओमेगा 1 ले लो, ठीक है। सब के सब स्केलर क्वांटिटी में रिलेशन दिखाए जा रहे हैं, अल्फा टी, ठीक है। ये हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, वो क्या होगा थीटा, थीटा कितना होगा ओमेगा 1 टी, ये प्लस है, प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, कुछ इस तरह से होगा। और तीसरा होगा ओमेगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। जैसे जैसे वहां पे था वैसे वैसे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से है। ट्रांसलेशनल इनर्शिया मास होता है, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, पांचवा ये है मास, इसको बोलेंगे ट्रांसलेशनल इनर्शिया। रोटेशनल इनर्शिया इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बोलते हैं, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको बोलेंगे रोटेशनल इनर्शिया या रोटेशनल मास, सिंपल, ठीक है। मोमेंटम P इक्वल टू एम वी, उसके बाद आता है मोमेंटम P इक्वल टू एम वी, इसमें हो जाएगा छठा। यहां पे क्या होगा छठा, ये एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, देखो I इंटू ओमेगा, ठीक है। स्फेरिकल बॉडी के लिए वही डायरेक्शन होगी। फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है यहाँ पे फोर्स की बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और यहाँ पे क्या होगा, ये सातवां है, यहाँ पे सातवां क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टॉर्क की। टॉर्क क्या है, डीजे बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी, आठवां बात करिए, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर कही जाती है। यहां पे आठवां बात करिए, इसमें कंपैरिजन करके, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है इसकी रोटेशनल बॉडी की हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। तो अगर कोई बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है, मैक्सिमम बॉडी ऐसा करती है, जैसे हमारी खुद की अर्थ जिसपे हम रह रहे हैं, वो ट्रांसलेट भी करती है, रोटेट भी करती है, तो वहां पे आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी और दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक ट्रांसलेशनल एक रोटेशनल। इसी तरह से हर एक
पहलू को यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। ज़्यादातर एनर्जी की चर्चा होती है, इसीलिए दोनों को ऐड करिएगा। यहाँ पे जो वर्क होगा वो निकाला जाएगा F इंटू dr से, इंटीग्रेशन ऑफ। यहाँ पे जो वर्क होगा वो निकाला जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टाउ इंटू टॉर्क इंटू डी थीटा, इससे निकाला जाएगा। ठीक है। यहां पे जो पावर होती है वो डिफाइन होती है P इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। यहां पे जो पावर डिफाइन होगी, ये 10वां कंपैरिजन है, वो कुछ इस तरह से डिफाइन होगी, टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये कुछ इस तरह से कंपैरिजन हो गया है। अब हम चर्चा करेंगे इनर्शिया टेंसर की। इनर्शिया टेंसर होता क्या है? ठीक है, इनर्शिया टेंसर की हम लोग बात करेंगे अपने इस लेक्चर में, जो है आपका नेक्स्ट पार्ट, उसको हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर होता क्या है? ठीक है, आपके आज के लिए वीडियो यहीं पे एंड हो रहा है। अगले लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर की बात हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।